इसके बाद हम अब मॉडल्स ऑफ एटम स्टडी करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट मॉडल सामने आए थे उसके बाद। फर्स्ट वन वाज जे थॉम्सन्स मॉडल। तो जे थॉम्सन ने ये प्रपोज किया कि एटम स्फेरिकल शेप में है एंड एटम का रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। जे थॉम्सन ने इसकी न्यूट्रलिटी और यूनिफॉर्मिटी को स्टडी किया एंड जे थॉम्सन ने प्रपोज किया कि एटम का जो मास है वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इट इज़ लाइक अ स्फेरिकल बॉल जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज़ मेड ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज विच इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पूरे जो ये स्फेरिकल बॉल है, हमारी स्फेरिकल एटम है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो इट इज़ लाइक अ प्लम पुडिंग जो पॉजिटिव चार्जेस से बनी है। तो एवरीवेयर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड देन उसने जे थॉम्सन ने प्रपोज किया कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एटम को एक स्टेबल कन्फर्मेशन मिल रही है कि एटम इज स्टेबल इन दिस एंड इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे कि इट इज़ इन द मोस्ट स्टेबलाइज फॉर्म। इसमें उसने एटम की न्यूट्रलिटी को प्रूव कर दिया। लेकिन इसके बाद जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए अपने, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिस्प्रूव हो रही थी। तो हम रदरफोर्ड का अल्फा रे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, देन हम रदरफोर्ड की ने जो मॉडल प्रपोज किया उसके बेसिस पे उसको स्टडी करेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसने एक थिन गोल्ड फिल्म ली, उसके सामने उसने एक सोर्स रखा, अल्फा पार्टिकल का एक यूनिफॉर्म सोर्स रखा उसके सामने, उसने एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस बहुत कम थी एंड उसने इसके अराउंड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया। तो हमने पहले ये देखा था कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब थी, कैथोड रे ट्यूब थी, उसमें जब हम कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही थी तो उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। तो उसमें हमने एक चीज़ यूज़ की थी, एक प्रॉपर्टी, कि जब हम फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं जब, तो एक स्पार्क, एक लाइट ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। तो उसने क्या किया कि एक कर्व्ड सरफेस लिया जिसके ऊपर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल था एंड गोल्ड फिल्म एंड अल्फा पार्टिकल सोर्स, एंड जब उसने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इसको हिट करवाए तो उसने ऑब्जर्व की कुछ चीज़ें। उसकी ऑब्जर्वेशंस कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कुड पास थ्रू दिस फिल्म विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड। तो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब एक गोल्ड फिल्म है एंड उसके अंदर एटम्स हैं, तो he saw that most of the alpha particles could pass through it. It was a surprising thing. So
उसने सेकेंड चीज ऑब्जर्व की कि देयर वर सम पार्टिकल्स, वेरी रेयर पार्टिकल्स, which got deflected by a very small amount. थर्ड चीज उसने देखी कि there were very rare particles, one in like 20,000 particles, जो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पे हिट करके वापस आए, मतलब दे वर रिफ्लेक्टेड बैक. So these were the surprising things that Rutherford observed in this experiment. इससे उसने conclusion निकाला. There were main conclusions based on these observations. हम उन conclusions को देखते हैं. He said that क्योंकि most of the particles were able to pass through it without any deviation, so there should be a lot of space in an atom जो खाली होती है. There should be empty space in an atom. तो उसने सबसे पहला observation बोला कि there should be lot of empty space in the atom. सेकेंडली क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी होते हैं एंड उसने देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो इट कैन ओनली हैपन जब एक एनॉर्मस पॉजिटिव चार्ज कहीं पे है, बीच में है एंड इट इज़ ऑफ अ हाई अमाउंट, तो वही डिफ्लेक्ट कर सकते हैं. सो ही केम टू अ कंक्लूजन दैट पॉजिटिव चार्ज is not uniformly distributed. It is in discrete amount somewhere between. And क्योंकि some alpha particles were able to reflect back, that is a great thing because alpha particles are higher in mass and they were also sent a very high velocity. So क्योंकि they were able to reflect back, there should be an enormous mass which cannot be uniformly distributed, which should be in a very concrete space. So he came to a conclusion that even mass is present in a very small space, discrete space in the atom. On the basis of these conclusions, उसने रदरफोर्ड ने अपना एटम ऑफ मॉडल दिया, मॉडल ऑफ द एटम. तो अब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करते हैं. Okay, so he gave the model which said that almost 10 raised to the 5 times lesser size of the atom, एक छोटी सी स्पेस है बीच में जिधर सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड. सो अप्रोक्सीमेटली ही assumed that the size of atom, it is the radius of atom, and there is a very small nucleus in the atom which is of the size 10 raised to the minus 15 meter. And it is in this nucleus that all the protons and neutrons are concentrated because electrons का मास बहुत कम था एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का ही मेजर मास होता है एटम में. सो एंड क्योंकि सारा मास एक जगह कंसंट्रेटेड था
रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कि न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. This next thing which he proposed was that electrons are there in discrete orbits around the nucleus. तो अगर ये एटम है and this is the small nucleus which is positively charged because protons are in it. So there are discrete orbits जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. So he proposed that they are in a discrete orbit and उनकी energy continuous है and they're moving around the nucleus. So इसकी वजह से he was able to say that the atom is stabilized and atom is neutral. But there were some drawbacks जो later prove हुए कि there are some drawbacks in this model. And they were based on electromagnetic theory by Maxwell. So let us study them. रदरफोर्ड का जो मॉडल था इट वॉज लाइक द सोलर सिस्टम मॉडल के बीच में न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू द सन एंड देयर आर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जस्ट लाइक द प्लैनेट. एंड देयर वाज अ सिमिलैरिटी इन इट कि जस्ट लाइक इन केस ऑफ प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर. सिमिलरली द एटम इज स्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी नो इज एनालॉगस टू इट. इट इज k q1 q2 ओवर r स्क्वायर. सो देयर वाज अ सिमिलैरिटी जिसके बेसिस पे उसने प्रूव किया कि जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम इज स्टेबल हमारा एटम भी उसी वे में स्टेबल है. बट मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड समथिंग when charged particles are moving around something क्योंकि even though उनकी speed constant है but direction change हो रही है. So we know जब एक particle की direction change होती है तो it is always in accelerated motion. तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है if it is accelerated it should emit electromagnetic radiations. सो देखते हैं हम इसको एनालाइज करते हैं कि इसकी ये एक ड्रॉबैक कैसे था इन अ सोलर सिस्टम. और इसमें एक डिफरेंस रह गया था कि इधर चार्ज पार्टिकल थे उधर प्लैनेट्स आर नॉट चार्ज्ड. सो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं मैक्सवेल की थ्योरी ने बोला कि दे आर एक्सेलरेटेड सो दे शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे तो इनका एनर्जी लॉस होगा. दैट should be able to come out from its rotational motion, its revolutional motion. So because ये इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है जब ये एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी स्पीड कम होगी. इसकी स्पीड कम होने से इसका रेडियस कम होएगा. सो इट वाज एस्टिमेटेड कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम लेगा इट विल गो अराउंड स्पाइरल एंड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस. सो this model says that atom cannot be stable क्योंकि electrons electromagnetic radiation emit करेंगे and they would lose energy and so finally all the electrons would collapse in the nucleus. तो atom stable नहीं रह सकता.